टॉपिक जो होने वाला है, क्योंकि हमने पिछली कक्षाओं में वर्ण के बारे में पढ़ा था और आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे वर्णों का वर्गीकरण। हम यहाँ पे देखने वाले हैं वर्णों का वर्गीकरण। और वर्णों के वर्गीकरण के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके अंदर क्या होगा कि स्वर और व्यंजन दोनों ही इसके अंदर आ जाएंगे और दोनों का हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो एक एक को यहाँ पे लिखते हैं, हेडिंग डाल देते हैं हम यहाँ पे, वर्णों का वर्गीकरण। अब देखिए, ये टॉपिक जो होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और यदि आपको ये टॉपिक समझ में आता है तो आपको काफी सारे टॉपिक यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। तो यहाँ पे देखने वाले हैं वर्णों का हम वर्गीकरण कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था स्वर और व्यंजन के बारे में, और वर्णों का वर्गीकरण जो हम है कितने प्रकार से करेंगे, तो वर्णों का वर्गीकरण हम यहाँ पे दो प्रकार से करेंगे। वर्णों का वर्गीकरण यहाँ पे दो प्रकार से किया जाता है और हम यहाँ पे दो प्रकार से वर्गीकरण करते हुए समझते चलेंगे। एक होता है, एक हो जाएगा अपना वर्णों के वर्गीकरण के अंदर हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि पहला जो यहाँ पे होने वाला है उच्चारण स्थान के आधार पर। हम यहाँ पे लिख देते हैं उच्चारण उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि स्पर्श व्यंजन जो होते हैं तो अलग अलग स्थानों को स्पर्श करके उच्चारण करते हैं, तो वो उच्चारण स्थान के आधार पर होते हैं। दूसरा जो होने वाला है वो होने वाला है प्रयत्न विधि के आधार पर। प्रयत्न विधि के आधार पर यदि कि वर्णों का वर्गीकरण हम दो तरीके से करेंगे, उच्चारण स्थान और प्रयत्न विधि के आधार पर। और हमने पढ़े होंगे कंठ, तालु, दंता, मूर्धा, ओष्ठ, नासिका। और हम बात करते हैं कि ये सब हमें याद नहीं रहते हैं, याद करने में हमें बहुत दिक्कत ही रहती है, याद नहीं होते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, हम इसका क्या करें। तो आज के बाद में आपके ये कभी आगे होंगे ना ही पीछे होंगे, केवल और केवल आपको याद होंगे। क्योंकि काफी लोगों ने, ज्यादातर या मेरे जितने भी साथी हैं, उन्होंने समझने का प्रयास कम किया है, रटने का प्रयास ज्यादा किया है। और यदि हम रट्टा मारेंगे तो साथियों, तो फिर याद नहीं रहेगा। एक का कर देंगे, दो का मार देंगे, लेकिन याद नहीं रहेगा। तो इस तरीके से पता नहीं कितने टॉपिक हो सकते हैं जिनका अपन रट्टा मार के याद नहीं कर सकते। समझ विकसित होना बहुत जरूरी है और हम जितने बड़े हो गए उसके अकॉर्डिंग हमें इस टॉपिक को रटने का प्रयास नहीं करना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। तो यहाँ पे लिख देते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर ये हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो इसको अपन समझने वाले हैं बहुत ही आसान से। तो पहला हम यहाँ पे प्रयास करेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान से कैसे उच्चारित होते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, मैं एक चेहरा बना लेता हूँ और ये मान लो मेरा एक चेहरा है। ये मान लो ये अपना एक चेहरा है और मान लो ये एक चेहरा है और ये मेरी है जीभ, ये है मेरा कंठ और ये मेरे ऊपर के दांत और ये मेरे नीचे के दांत। अब जब कोई भी व्यक्ति जब शब्द का या वर्ण का उच्चारण करता है तो श्वास वायु बाहर निकलती है और जो वायु बाहर निकलेगी वो यहाँ जो फेफड़ों में जो वायु भरी होती है वो वायु यहाँ से उठ के कंठ मार्ग से होते हुए मुख मार्ग से माध्यम से वो वायु बाहर निकलती है। यानी कि फेफड़ों से वायु उठकर सबसे पहले कहाँ आएगी, कंठ मार्ग में आती है। यहाँ से वायु उठी, फेफड़ों से वायु उठी और कहाँ आई, कंठ में आई। ध्यान से देखना है,
हमें ये रटना नहीं है। सबसे पहले हमारी वायु का आई, कंठ के अंदर आया, और यदि कंठ ही नहीं होगा तो उच्चारण हम नहीं कर पाएंगे। और कभी कभी हम कहते हैं ना कि हमारा गला खराब है और मैं शुद्ध आज नहीं बोल पा रहा हूँ, तो बोल नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हमें ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण कंठ से होता है, जिनका उच्चारण कंठ होता है, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे किसका महत्व है, कंठ का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कंठ। कुछ वर्ण ऐसे हैं जो कंठ से उच्चारित होते हैं, जिसे कंठ कहा जाता है। सबसे पहले कंठ, और कंठ के बाद में हमारे यहाँ हम देखेंगे तो जीभ के बिल्कुल बिल्कुल ऊपर की साइड में देखें, जीभ के बिल्कुल ऊपर की साइड में यदि हम देखें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो जगह है, यहाँ पे ये जो जगह है, इसको सामान्यतः अपनी भाषा में तालु बोलते हैं। तालवा, तालु, यानी कि हमारी जीभ ऊपर तालु की ओर जाती है और ऊपर की ओर जाने का प्रयास करती है, और ऊपर की ओर जो जाएगी उस स्थान को बोलते हैं तालुवन। अब हम देखते हैं आगे, और ये जो अपनी जगह है यहाँ पे, ये जो जगह है, इस जगह में अपने यहाँ पर दांतों के ऊपर क्या लगा होता है, मसूड़ा। यहाँ पे क्या होती है, लकीर बनी होती है, और उसको मसूड़े बोलते हैं। और मसूड़े को इसमें बोलेंगे मुर्दा स्थान, इसको बोलेंगे मुर्दा स्थान। तो देखिए, मसूड़ों के बाद में देखें तो ये जो जगह आई, ये हमारे आगे नीचे ऊपर के दांत, जब हमारी जीभ दांतों से टकराएगी तो ये हो जाएगा दंता स्थान। और दांतों के बाहर यहाँ, ये हमारे यहाँ यहाँ हमारे होठ है, और वो हमारे कहलाएंगे ओष्ठ, वो हमारे कहलाएंगे ओष्ठ, ओष्ठ। और देखिए, इसके ऊपर जो नाक के ऊपर है, ये कहलाएगी नासिका। अब मुझे बताइए यार, रटने वाली क्या बात है। सबसे पहले क्या है, कंठ, और उसके बाद क्या है, तालु, और तालु से थोड़ा सा आगे क्या आ गया, मुर्दा स्थान आ गया। मुर्दा से थोड़ा सा आगे गए तो दांत आ गए, दंता स्थान आ गया। और दांतों के बाहर हमारे होठ लगे, और होठ के ऊपर लगा है नाक, जिसे बोलते हैं नासिका। अब देखो यहाँ पे क्या क्रम हो गया अपना, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले यहाँ पे कंठ आया, कंठ के बाद में तालु आया, तालु के बाद में मुर्दा आ गया, मुर्दा के बाद में दंता आ गया, और दंता के बाद में ओष्ठ आ गया, और ओष्ठ के बाद में नासिका आ गई। हम अपने शरीर के क्रम से भी हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारा कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ और नासिका। और इसी तरीके से अपना व्यंजनों का जो वर्ण क्या था, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब मतलब उसी के वर्ग में हम इसको जमा देते हैं, और मुद्दा से पूरा ट वर्ग आ गया, जैसे दंता से त वर्ग, और ओष्ठ के स्थान पर प वर्ग बोला जाएगा। और नासिका से सभी के पांचवें पांचवें वर्ण बोले जाएंगे, मतलब पंचम वर्ण बोला जाएगा। चलिए आगे हम सबसे पहले देखते हैं कंठ वर्ण। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कंठ स्थान, कंठ स्थान, कंठ स्थान से उच्चारित होने वाले सभी वर्ण कंठव्य वर्ण कहलाएंगे, कंठव्य वर्ण कहलाएंगे। तो सबसे पहला जो वर्ण हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, कंठ है। अब इसका कोई एक सूत्र बनाया हुआ है, जिस सूत्र को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और उस सूत्र को ही पढ़ के हम यहाँ पे क्लियर करने चाहते हैं। तो देखिए हम लिखते हैं अकुह, अकुह, अकुह विसर्जनीय आला,
विसर्जनीय विसर्जनीयाना विसर्जनीयाना कंठव्य कंठव्य विसर्जनीयाना कंठव्य अकुह विसर्जनीयाना कंठनीय। अब देखो इसमें कौन कौन से वन आ जाएंगे, तो ऐसे आ जाएगा, ऐसे लेंगे हम आ, ए और आ, उनका उच्चारण कंठ से होता है। देखिए ए आ, हम देखेंगे पक्ष में जाओ, पक्ष में क्या होता है ए आ। फिर बात करते हैं कैसे, तो कैसे क्या आ जाएगा, कै वर्ग आ जाएगा, कै वर्ग पूरा आ जाएगा। कै वर्ग में जैसे कै, खे, कै, खे, फिर क्या आएगा कै, कै और न। फिर बात करते हैं यहाँ पे हम बात करने वाले हैं है वन से, है में क्या आ जाएगा, है आ जाएगा। फिर बात करते हैं विसर्जनीय वन, विसर्जन के अंदर आ जाएगा अह। तो देखिए कौन से स्थान से ये उच्चारित होते हैं, कंठ स्थान से होते हैं। तो सूत्र जैसे बोलो एक बार, अकुह विसर्जनीयाना कंठव्य, अकुह विसर्जनीयाना कंठव्य। हमने देखा ऐसे ए आ, ऐसे है, कैसे क वर्ग, उसी की तरह विसर्जनीय से अह, ये आएगा, क्या बोलेंगे इसको, कंठव्य वन आएगा। दूसरा स्थान यहाँ पे क्या है, तालु स्थान। हम बात करते हैं तालु स्थान, तालु स्थान या इनको बोलेंगे तालव्य, तालव्य वर्ण, तालव्य वर्ण। अब इसका सूत्र देख लेते हैं एक बार, इसका भी 2 4 5 सूत्र हमें याद रखने, कंप्लीट हमें याद हो जाएंगे। तो देखिए कुछ तो सूत्र हमें याद करना ही पड़ेगा, कुछ तो अलग करेंगे तभी तो हम यहाँ पे निकलेंगे, और हमें कुछ अलग सोचना भी तो पड़ेगा, तब जाके हम यहाँ पे थोड़े बहुत इसे अलग कर पाएंगे। तो चलिए, दूसरा हो गया तालु, और इसको बोल सकते हैं तालव्य। अब सूत्र क्या है इसका, तो हम यहाँ पे ईयुसाना, ईशुसाना, 1 मिनट मैं वापस से लिख देता हूँ, ई ईशुसाना, ईशुसाना तालव्य, ईशुसाना तालव्य। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा। पहले ई आई, कंठ में क्या आया था आ, इसी की तरह इसमें क्या आ गया ई, ई, और देखिए छह छह, छह वर्ग, छह वर्ग में देखिए छह, छह, जय, जय और निय। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं एक बार और। अब ये से ये, और से अपना हो जाएगा से। अब देखो बोलो तालु का सूत्र बोलो, ईसु, ईसुस्याना तालव्य, ईसुस्याना तालव्य। ई से ई, स से च वर्ग, और य से य, और श से श। और हमें तुरंत ये याद होना चाहिए जिससे कि काफी सारे टॉपिक हमारे क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं अगले वन की, और वो हो गया तालु के बाद में आ गया तीसरा स्थान, क्या लिखेंगे, तीसरा स्थान हम लिखेंगे मुर्दा स्थान, मुर्दा, मुर्दा स्थान। अब तीसरे स्थान की हम बात करते हैं मुर्दा स्थान। मुर्दा स्थान का यहाँ पे सूत्र देख लेते हैं, मूर्धन्य वन। और मुर्दा स्थान वाले को क्या बोलेंगे, मूर्धन्य वन। तो सूत्र देख लेते हैं एक बार इसका भी, इसका सूत्र, सूत्र देख लेते हैं, सूत्र क्या हो सकता है, इटूरसाना, इटूरसाना मूर्धन्य, इटूरसाना मूर्धन्य, इटूरसाना मूर्धन्य। अब देखो इटूरसाना मूर्धन्य, देखिए री से री वन। अब टे से टे वर्ग, टे से टे वर्ग आ जाएगा, ट से सब चार आ जाएंगे, ट, ठ, डे, डे, न। इसी की तरह
रे से र आ जाएगा और श से छ आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे दूसरा श आ जाएगा। ऋतुरसाना मूर्धन्य जी। अब बात की हमने यहाँ पे ऋतुरसाना मूर्धन्य, ऋतुरसाना मूर्धन्य, और ये हमारा मुद्दा स्थान यहाँ पे क्लियर करते हैं। और श्री से ऋषि बाबा टे वर्ग रे वर्ग और छ। आगे हम यहाँ पे पढ़ते हैं मुद्दा के बाद में दंता स्थान। तो अब हमारा कौन सा पॉइंट है, चौथा पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, और जिसमें हम देखने वाले हैं दंता स्थान। दंता स्थान, दंता स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों को क्या बोला जाएगा, दंतव्य वर्ण। दंतव्य वर्ण, दंता से उच्चारित होने वाले दंतव्य वर्ण। सूत्र देख लेते हैं इसका भी एक बार, सूत्र हम यहाँ पे याद हो जाए तो हम बात करते हैं ऋतुलसाना, ऋतुलसाना, ऋतुलसाना दंतव्य, ऋतुलसाना दंतव्य, ऋतुलसाना दंतव्य। अब देखो कौन कौन से वर्ण हो गए, तो हम यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए संस्कृत के सूत्र हम हिंदी के प्रयोग में ले रहे हैं, तो देखिए ये से जो वर्ण होता है इसका उच्चारण दंतव्य से होता है, री री। अब देखो यहाँ पे आएगा, इससे जो होगा वो तय वर्ग होगा, और तय वर्ग में कौन कौन से, तय, थे, दे, थे और ने। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं लय, तो ये लय, और फिर ये श, ऋतुलसाना दंतव्य, ऋतुलसाना दंतव्य, लय और श, ये होते हैं अपने दंता वर्ण। ऋतुरसाना दंतव्य। अब देखिए कंड का सूत्र मैंने क्या लिखवाया था, अकु है विसर्जनी आला, अकु है विसर्जनी आला कंठव्य, और उसके अंदर हमने यहाँ पे सब क्लियर किए। अब हम एक बार तालु का सूत्र बोलते हैं, शीर्षाना इसे न चाला तामन ये, इसे आना ताल वे। अब देखिए इसी की तरह हमने यहाँ पे मूर्धा स्थान को देखे थे, मूर्धन्य। तो मूर्धन्य को हमने यहाँ पे सूत्र पे देखा था, ऋचुर्याना मूर्धन्य, ऋचुर्याना मूर्धन्य। उसके बाद हमने देखा दंता स्थान का सूत्र। तो दंता स्थान में आपने देखे यहाँ पे री वर्ग, त वर्ग, ल और श। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया। अब हम बात करते हैं पांचवे की, और पांचवा कौन सा था अपना, पांचवा यहाँ पे है ओष्ठ, ओष्ठ, ओष्ठ वर्ग। ओष्ठ स्थान से उच्चारित होने वाले को बोलेंगे ओष्ठव्य वर्ण, ओष्ठव्य वर्ण, ओष्ठव्य वर्ण, ओष्ठव्य वर्ण बोलेंगे। अब देखिए इसमें अपन देखने वाले हैं सूत्र, सूत्र जो आपका यहाँ पे होने वाला है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हम कहते हैं उपूप ध्यानी, थयानी औष्ठव्ये, 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 उपूयध्यानी औष्ठव्ये, उपूयध्यानी औष्ठव्ये। अब देखिए ऊ से छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब देखो पैसे यहाँ पे देखिए, पैसे यहाँ पे देखिए, पै वर्ग, पै, है, बै, है और मैं। इसी की तरह आप लोगों को समझ में आया कि ये हमारा ओष्ठ का स्थान हो गया, जिसको बोलते हैं ओष्ठव्य वर्ण। फिर आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे छठा जो है हमारा यहाँ पे वो है नासिका, नासिका, नासिका स्थान, नासिका स्थान, नासिका स्थान, नासिका स्थान, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब लास्ट ये जो रहा है नासिका, और नासिका स्थान से उच्चारित होने वाले को बोलेंगे नासिक्य। क्या बोलेंगे, नासिक्य, नासिक्य वर्ण।
अब देखो इसका सूत्र क्या है, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला सूत्र है पहला सूत्र है पहला सूत्र है यहाँ पे, तो हम देखते हैं यहाँ पे अनुस्वार अनुस्वार नासिके, अनुस्वार नासिके, अनुस्वार नासिके। अब देखिए दूसरा सूत्र भी देख लेते हैं इसके अंदर। पंचमाक्षर पंचमा अक्षर पंचमा अक्षर नासिके। पंचमा अक्षर क्या होते हैं? जो पांचों पांचों वर्ण है। कौन कौन से? तो देखिए डे, ने, ने, ने और में। ये ये तो हमने वर्गों के साथ भी पढ़े हैं, लेकिन अब देखो इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने इनको कंठ में पढ़ा था, इन लोगों को हमने कंठ में पढ़ा था। इसको हमने यहाँ पे तालु में पढ़ा है, इसको हमने कंठ में पढ़ा, इसको हमने तालु में पढ़ा, मूर्धा में पढ़ा, मूर्धा के बाद हमने इसको दंता में पढ़ा, और इसको हमने यहाँ पे ओष्ठ में पढ़ा है। और इसका मतलब ये हुआ कि इसके तो दो उत्तर हो गए, और जैसे कि कंठ भी हो गया और नासिका भी हो गया। और मान लो यहाँ पे ऐसा कोई प्रश्न आए जहाँ पे ऑप्शन तालु भी आ जाए और नासिका भी आ जाए। यदि आपके पास न आए और ऑप्शन यहाँ पे तालु भी हो और नासिका भी हो, तो जैसे कि प्रश्न कैसा आ गया, जैसे कि देखिए जैसे प्रश्न आ गया, हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक बार प्रश्न आपको दिखवा देता हूँ। जैसे मान लो ऐसा प्रश्न आ गया कि प्रश्न आपको ये पूछ रहा है कि द वर्ण का सही उच्चारण स्थान है। अब मान लो हमें ऑप्शन दिया कंठ, और बी में ऑप्शन आया तालु, सी में ऑप्शन आ गया दंता, और डी में ऑप्शन आ गया नासिका। नासिका। अब देखिए, अब हमारे दिमाग में आया ये तो कंठ से भी उच्चारित होता है और नासिका से भी होता है, कंठ से भी होता है और नासिका से भी हो रहा है। तो अब दिमाग में आई बात, दोनों में से तो हमें एक ही करना है, लेकिन ऐसी तो कोई कंडीशन आती ही नहीं है दो ऑप्शन में। लेकिन और ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं आता कि ऐसी कंडीशन में हम करें क्या। तो ये स्थिति इन ये स्थिति इन पांचों पर लागू होती है, इन पांचों पर। और ऐसी कंडीशन में तो यदि कुल वर्ग भी आया हुआ है और इसके साथ में नासिका भी है, तो पहले नासिका के विकल्प को आपको सही करना है। और यदि ऑप्शन चेंज आए, यदि ऑप्शन ऐसे आ गए, कंठ आ गया, कंठ के बाद में तालु आ गया, और तालु के बाद में मुर्दा आ गया, और मुर्दा के बाद में हमारा आ गया दंता। अब यहाँ पे देखो नासिका नहीं आया तो हमारा कंठ हो जाएगा। और फिर ऑप्शन यदि आप चेंज करते रहोगे, और फिर ऑप्शन चेंज करें, जैसे मान लो कंठ, बी में आ गया नासिका, नासिका, और सी में दे दिया ए एंड बी, और डी में कहा कोई नहीं। पर ऐसी कंडीशन में हमारा जो उत्तर होगा वो होगा सी वाला। उच्चारण स्थान दोनों से ही माने जाते हैं। तो मेरे दोस्तों यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने यहाँ पे चेंजेस करने देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं और नासिका तक हम आ गए, और नासिका के बाद में हमारा देखते हैं उच्चारण स्थान जो है वो है कंठ तालु स्थान। कंठ तालु कंठ तालु स्थान, या इसको बोलेंगे कंठ कंठ तालव्य वर्ण।
कंठ तालव्य वर्ण। अब इसको हम देखने वाले हैं। देखिए, कंठ और तालु, कंठ में पढ़ा हमने ए आ और तालु में पढ़ा हमने ई ई, इसलिए इसका सूत्र बना दिया गया। इसको बोलेंगे अदेतो, अदेतो कंठ तालव्य, अदेतो कंठ तालव्य, अदेतो कंठ तालव्य। अतः इन दोनों का उच्चारण कंठ तालु को माना जाता है, ए और आई। अदेतो कंठ तालव्य, अदेतो कंठ तालव्य। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पहला स्थान है कंठोस स्थान, अगला है कंठोष्ठ स्थान, कंठोष्ठ स्थान, कंठोस स्थान या कंठोत्थव्य वर्ण, कंठोत्थव्य वर्ण। सूत्र क्या है इनका वो देखते हैं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे औदेतो कंठोष्ठ, औदेतो कंठोष्ठ, औदेतो कंठोष्ठ। अर्थात अर्थात इस ओ, ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठोष्ठ। फिर बोलते हैं हम यहाँ पे आठवां। अब बात करते हैं आठवें की, और आठवें के अंदर हम यहाँ पे देखने वाले हैं दंतोष्ठ। बोलेंगे दंतोष्ठ, दंतोष्ठ स्थान, दंतोष्ठ स्थान, जिसको बोलेंगे दंतोष्ठव्य वर्ण, दंतोष्ठव्य वर्ण। अब इसके इनका सूत्र क्या है इनका, तो सूत्र हम यहाँ पे देखते हैं। सूत्र हम यहाँ पे देखते हैं व वकार से दंतोष्ठ, वकार से दंतोष्ठ, वकार से दंतोष्ठ। अब देखो इसमें कौन कौन से, तो एक तो वे और एक होगा फे। अब देखिए फे के नीचे क्या लगेंगे, नुट्ठा लगाएंगे। देखो नासिका स्थान। अब हम, अब देखो यहाँ पे नुट्ठा लगाएंगे, ये आपको याद रखना है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था जो आपको यहाँ पे बताया। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने इनको कवर किया और किस तरीके से हम आगे बढ़े। देखिए इस तरीके से यदि आपको सूत्र याद रहते हैं तो काफी सारी चीजें आपकी क्लियर होने वाली है, और काफी चीजें हम यहाँ से कवर करते चलेंगे। तो हमने देखा कि फ के नीचे क्या लगाएंगे, नुक्ता लगाएंगे, यानी अरबी फारसी की बात करें, और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। और वह और फे को दोनों को क्या बोला जाएगा, कंठोष्ठ कहा जाता है। फिर अगला है हमारे पास जिह्वा। अब देखिए नौवा जो होने वाला है वो होने वाला है हमारा जिह्वा, जिह्वा मूल्य, जिह्वा मूल्य वर्ण। इसका सूत्र कहे संकेत कहे एक ही बात है। तो बात करते हैं यहाँ पे सूत्र की। तो देखिए ये है कै, खे, कै और खे, कै खे, कै खे। इनको कहा जाता है जीवा मूल्य। मतलब जीवा का जो मूल भाग है वह थोड़ा मुड़ने का प्रयास करता है। कै खे, कै खे, इनको बोलते हैं उच्चारण स्थान। इस प्रकार हमने यहाँ पे उच्चारण स्थान जाने, कंठ, तालु, मुर्दा, दंता, ओष्ठ, नासिका। इस तरीके से हम अब आगे बढ़ने वाले हैं। और ये जो सारे जो उच्चारण स्थान थे, तो ये हम संस्कृत के, जिन्होंने मान लो संस्कृत रखी है तो वहां पे भी पढ़ने को मिलते हैं। इसका मतलब हुआ कि, और संस्कृत के मतलब प्राचीन काल से ये चले आ रहे। और ये जो सारे वर्गीकरण हैं
प्राचीन वर्गीकरण है। लेकिन कुछ आधुनिक विद्वानों ने क्या किया, जैसे हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उन्होंने क्या किया और दो वर्गीकरण और अलग से बताया है, और वो भी दो वर्गीकरण हमें ध्यान में रखना है। ये तो वर्गीकरण है ही प्राचीन, लेकिन कुछ और वर्गीकरण यहाँ पे किए गए, उन वर्गीकरण को भी हमें ध्यान पे रखना है। तो हम यहाँ पे देख पाते हैं उपयुक्त 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 सभी सभी वर्गीकरणों को प्राचीन वर्गीकरण वर्गीकरण माना जाता है। प्राचीन वर्गीकरण माना जाता है। उपयुक्त सभी वर्गीकरणों को प्राचीन वर्गीकरण माना जाता है। अब बात करते हैं इसके इसके अलावा आधुनिक व्याकरणों ने आधुनिक आधुनिक व्याकरणों ने व्याकरणों लिखना है। आधुनिक व्याकरणों ने व्याकरणों ने दो वर्गीकरण और किए हैं दो वर्गीकरण और किए हैं दो वर्गीकरण और किए किए हैं जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जो निम्न है जो निम्न है। और वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं कि कौन कौन से दो ऐसे वर्गीकरण भी किए हैं विद्वानों ने, जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं काकल स्थान या काकल्य वन। काकल स्थान या काकल्य वन। अब देखो काकल स्थान या काकल्य वन में उन्होंने कहा, एक तो अपने पास यहाँ पे एक तो अपने पास सर, अब देखिए और है विसर्ग और है। अब देखिए विसर्ग और ये इन दोनों को यहाँ पे हमने कहा पढ़ा था, कंठ में पढ़ा था, और इन दोनों को प्राचीन में कंठ कहा गया। अब दूसरा इन्होंने बनाया यहाँ पे, वो देखते हैं हम यहाँ पे। तो दूसरा इन्होंने बनाया वह वतस्य वन। वतस्य वन कौन कौन से है, तो देखिए वतस्य वन में इन दोनों ने कहा, और यहाँ पे देखिए वतस्य वन में इन दोनों ने कहा न श और ले। अब देखिए वतस्य वन कितने हो गए, तीन हो गए। अब देखिए प्राचीन काल में हम इनका उच्चारण क्या करते हैं, दंता में। इसका मतलब ये हुआ कि हमने आधुनिक और प्राचीन, देखिए हमें यहाँ पे कौन सा करना है, पहले कौन सा करना है। तो ऐसे ही कंडीशन में हमें हमेशा एक बार कंठ भी आ गया, काकल भी आ गया। अब देखो दोनों तो हम यहाँ पे कर नहीं सकते, लेकिन अब मान लो वत्स्य भी आ गया, दंता भी आ गया, और यदि प्राचीन और आधुनिक दोनों वर्गीकरण आ जाए, और प्राचीन भी हो और आधुनिक भी हो, और ये दोनों ही वर्गीकरण आते हैं, तो ऐसे ही कंडीशन में हमें पहले प्राचीन वाले विकल्प को चयन करना है। प्राचीन ऑप्शन को हम सही मानेंगे। नोट डाल के लिख देते हैं एक बार। तो नोट में हम लिखते हैं, तो नोट में लिख देते हैं, यहाँ पे नोट डाल के लिख देते हैं, यदि 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 विकल्प में प्राचीन प्राचीन और आधुनिक प्राचीन और आधुनिक प्राचीन और आधुनिक दोनों ही आए, या हो दोनों हो, तो तो पहले
पहले पहले प्राचीन के विकल्प को प्राचीन के विकल्प को प्राचीन के विकल्प को सही माना जाएगा। प्राचीन के विकल्प को सही माना जाएगा। सही माना जाएगा। सही माना जाएगा। याद रहे, पहले क्या करेंगे, प्राचीन के ऑप्शन को ही सही माना जाएगा। इस प्रकार ये अपने उच्चारण स्थान के आधार पर इस कक्षा में हमने इनको कवर किया और क्लियर किया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।